क्लास 3 चैप्टर 2 ध्वनि वर्ण और वर्तनी। बच्चों, आपने इस पिक्चर को देखा जिसमें बादल गड़गड़ कर रहे हैं, बिजली कड़कड़ कर रही है और बारिश झमझम हो रही है। तो बच्चों, आपने पानी में छप छप कर रहे हैं, गड़गड़, कड़कड़, झमझम और छप छप शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। इन्हीं चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ये जो गड़गड़, छमछम और झमझम, ये जो आवाज़ें हैं, इनको लिखने के लिए हमने ध्वनियों का उपयोग किया है। इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। उन्हीं चिन्ह को हम कहते हैं वर्ण। ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। तो पहला है स्वर ध्वनि। हम किसे कहेंगे? स्वर ध्वनि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, वे स्वर ध्वनि कहलाती है। जिन वर्णों को हम बोलते समय, जिन ध्वनियों को हम बोलते समय हमारे मुंह से हवा बिना किसी भी रुकावट के बाहर निकल जाती है, तो उन्हें हम स्वर ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कि अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, आई, ओ और औ। इन सबको हम स्वर ध्वनियाँ कहते हैं। तो अब है ध्वनियाँ। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है, वे व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती है। जिन ध्वनियों को बोलते समय जब हवा बाहर निकलती है तो बीच में रुकावट होती है, तो उसे हम व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। इसके अलावा व्यंजन को स्वतंत्र रूप में उच्चारण हमेशा किसी न किसी स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है। जब भी हम व्यंजन ध्वनियों को बोलते हैं तो उन्हें स्वतंत्र रूप से, उन्हें अलग बोलने के लिए हमें किसी न किसी स्वर का उपयोग करना पड़ता है। हिंदी में कुछ प्रमुख व्यंजन जो संस्कृत से प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार हैं। कुछ है मौखिक व्यंजन और कुछ है नासिकीय व्यंजन। तो व्यंजन के दो प्रकार हैं, मौखिक व्यंजन और नासिकीय व्यंजन। तो मौखिक व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु केवल मुख से बाहर निकलती है। जब हम मौखिक व्यंजनों का उपयोग करते हैं या फिर हम उन्हें बोलते हैं तो हवा सिर्फ हमारे मुंह से बाहर निकलती है। जैसे कि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, य, र, ल, व, श, श, श और ह। ये सभी मौखिक व्यंजन है। जब हम इन्हें बोलते हैं, जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे मुंह से हवा बाहर की तरफ निकलती है, तो इसीलिए हम इसे मौखिक व्यंजन कहते हैं। दूसरा प्रकार है नासिकीय व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। जब हम नासिकीय व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जब हम उन्हें बोलते हैं, तो हमारे मुंह के अलावा हमारे नाक से भी हवा बाहर निकलती है। जैसे कि अंग, इय, ण, न, म। ये सभी नासिकीय व्यंजन। सभी व्यंजनों का उच्चारण अ स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है। अतः हिंदी के प्रत्येक व्यंजनों में अ स्वर मौजूद होता है। जैसे कि आधा क अ से बनता है क, आधा क, आधा ख, अ बनता है ख आदि। जब भी हम किसी भी व्यंजनों को बोलते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो उनमें अ स्वर, पहला जो हमारा अ स्वर है वो उसमें मौजूद होता है। उन्हें संस्कृत से प्राप्त ध्वनियों के अलावा हिंदी में कुछ और ध्वनियाँ भी मिलाई जाती है। हिंदी भाषा के जो सभी व्यंजन और स्वर हैं
वो संस्कृत से प्राप्त किए गए, लेकिन इनके अलावा भी हम कुछ और ध्वनियों को उपयोग करते हैं। तो वो कौन कौन सी ध्वनियाँ? तो पहली है आगत ध्वनियाँ। आगत शब्द का अर्थ है आई हुई। जो ध्वनि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आई है वे आगत ध्वनियाँ हैं। जैसे हमने देखा ध्वनियों के दो प्रकार है, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। तो वैसे ही आगत ध्वनियों के भी दो प्रकार है, एक आगत स्वर ध्वनि और एक आगत व्यंजन ध्वनि। तो पहली है आगत स्वर ध्वनि। आगत शब्द का अर्थ होता है दूसरी भाषा से आया हुआ, जो हमारे संस्कृत भाषा में नहीं था। हमने किसी और भाषा से हम हिंदी में इसे लाए हैं। तो पहली है आगत स्वर ध्वनि, जिसे हम ओ कहते हैं। तो अंग्रेजी शब्द में डॉक्टर, कॉलेज आदि में उच्चारित होने वाला ओ आगत स्वर है। इसके लिए ओ वर्ण बनाया गया है। इसकी मात्रा चिन्ह ओ है। अंग्रेजी आदि भाषा से हिंदी में आए अनेक शब्दों के इसी वर्ण को लिखना चाहिए, जैसे डॉल, कॉफी, बॉल। ये जो ओ आगत स्वर है वो हमें लिखने के लिए ओ वर्ण बनाया गया है और इसकी मात्रा यहाँ पे हमें दी गई है कि हमें इससे कैसे लिखना है। जब हम इस आगत स्वर को लिखते हैं तो हमें याद रखना है ये आ की मात्रा जैसा है, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आ के ऊपर आ की मात्रा जब हम लिखते हैं तो पीछे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर एक रेफ लगाते हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर, बीच का जो फर्क है वो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी मात्रा कहाँ लिखनी है। अगर हमने ओ की जगह पे आ की मात्रा लिख दी तो जो शब्द का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो पूरा बदल जाता है। जैसे कि डॉल है, अगर हमने यहाँ पे आ की मात्रा लगा दी तो यहाँ पे हो जाएगा डाल। तो गुड़िया की जगह हो जाएगा वो पेड़ की डाल। तो हमें आ की मात्रा लिखते वक्त इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब है आगत व्यंजन। ज तथा फ ये आगत व्यंजन है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए अनेक शब्दों में आने वाले व्यंजनों के लिए ज और फ वर्ण बनाए गए हैं। इनके नीचे लगी बिंदी को नुक्ता कहते हैं, जैसे जमीन, बाजार, दरवाज़ा, फर्श, फाइल, फर्नीचर। ज और फ व्यंजन है वो आगत व्यंजन है, जिन्हें हम अंग्रेजी, फारसी, अरबी जैसी विदेशी भाषाओं के शब्द लिखने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो इनके नीचे जो हम नीचे एक डॉट लगाते हैं, यहाँ पे हम नीचे जो एक बिंदु देख रहे हैं उसे हम नुक्ता कहते हैं। दूसरा है नवविकसित ध्वनियाँ। नवविकसित ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जो संस्कृत में नहीं थी। इनका विकास हिंदी में ही हुआ है। आइए इन्हें जानते हैं। नवविकसित ध्वनियाँ हैं जो संस्कृत में भी नहीं थी। इनका उपयोग, इनको हमने हिंदी में ही इनको ढूंढा है। इनको लिखने का जो तरीका है वो हमने हिंदी भाषा में ही पाया है। तो पहला है अनुनासिका। यह एक नवविकसित स्वर है। यह नासिकीय व्यंजन की तरह इसके उच्चारण में भी हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। यह जो अनुनासिका है, इनको लिखने के लिए जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे मुंह और नाक दोनों से हवा बाहर निकलती है। इसके लिए बिंदु और चंद्र बिंदु चिन्ह बनाए गए। जो हमारे नवविकसित स्वर है, इनको लिखने के लिए बिंदु और चंद्र बिंदु जैसे चिन्ह बनाए गए हैं। जिन स्वरों के सिरों रेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह लगा हो उन पर बिंदु, और जिनके सिरों रेखा के ऊपर स्थान खाली है तो उन पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अब हमारे पास दो चिन्ह आ गए, एक बिंदु है और दूसरा चंद्र बिंदु है। तो हम बिंदु का उपयोग कहाँ करेंगे? इस पैराग्राफ के अंदर आप देख सकते हो जो भी शब्द लिखे हुए हैं उनके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है। तो उस लाइन को हम कहते हैं सिरोरेखा। जब भी हमें नवविकसित स्वर लिखना है तो हमें देखना है कि उस लाइन के ऊपर कोई मात्रा है, जैसे छोटे ई की, बड़े ई की, ए की, आई की, ओ की कोई मात्रा है।
जब अगर उसके ऊपर वो मात्रा होती है तो हम उनके ऊपर बिंदु का प्रयोग करते हैं, और जब कोई मात्रा नहीं होती है उस लाइन के ऊपर, उस शिरोरेखा के ऊपर जब भी कोई मात्रा नहीं होती है तो उन पर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। अंगूठी, आँख, पूंछ, भैंस, नींद और मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो शिरोरेखा है उसके ऊपर अगर कोई भी मात्रा नहीं है, यहाँ पे कोई भी अ के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, तो हमने उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया। जब यहाँ पे भैंस जो शब्द है उसके ऊपर ऐ की मात्रा है और वहाँ पे हमने चंद्र बिंदु की जगह पे बिंदु लगाया है। ड और ढ, ड और ढ व्यंजन ड और तथा ढ से भिन्न है। ड और ढ का प्रयोग कभी शुरू में नहीं होता है। ये व्यंजन या तो शब्द के बीच में आते हैं। ड और ढ ये भी नव विकसित व्यंजन है और इनका उपयोग, इनसे कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। इनका उपयोग हमेशा किसी ना किसी शब्द के बीच में किया जाता है, जैसे कि लड़का, घोड़ा, मोर, जोड़, बूढ़ा, बाढ़। अब है परंपरागत व्यंजन। अनुस्वर तथा विसर्ग के अलावा क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण, प वर्ण के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन जो हिंदी को संस्कृत से प्राप्त किए गए हैं उन्हें परंपरागत व्यंजन कहते हैं। यहाँ हम अनुस्वर तथा विसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। परंपरागत व्यंजन, परंपरागत व्यंजन क्या होता है? परंपरा मीन्स क्या होता है? जो बरसों से चली आ रही है, ट्रेडिशन जिसे हम कहते हैं। तो हमारी जो हिंदी भाषा की जो सभी ध्वनियां हैं, जो सभी जो स्वर और व्यंजन हैं, वो हमने संस्कृत से लिए गए। तो उनमें जो व्यंजन है तो उन्हें हम कहेंगे परंपरागत व्यंजन। परंपरागत व्यंजन के लिए दो प्रकार बनाए गए, अनुस्वर और विसर्ग। तो पहला है अनुस्वर। अनुस्वर एक नासिकीय व्यंजन है, इसे बिंदु से लिखा जाता है। इसके उच्चारण में वायु मुंह और नाक से बाहर निकलती है। जब भी परंपरागत व्यंजन का हम लिखेंगे तो ये परंपरागत व्यंजन है वो एक नासिकीय व्यंजन है। जब भी हम इन्हें लिखेंगे तो इनके ऊपर एक बिंदु का चिन्ह बनाया, इन्हें लिखने के लिए एक बिंदु का चिन्ह बनाया गया है। इसके उच्चारण में जब भी हम इसे बोलेंगे तो हमारे मुंह और नाक दोनों से हवा बाहर की तरफ निकलेगी। तो जैसे कि पंखा, गंगा, पंडित, पंजाब, चंपा, संतरा, बंदर, स्वयं आदि। इसे वर्णमाला में अ के रूप में दिखाया जाता है। जब भी हम वर्णमाला लिखते हैं तो इसे हम अ के रूप में जानते हैं। विसर्ग, इसे वर्णमाला में अह के रूप में दिखाया जाता है। हिंदी में इसका उच्चारण भी ह के रूप में किया जाता है, पर संस्कृत में इसका उच्चारण ह के उच्चारण से भिन्न था। जब हम हिंदी में वर्णमाला लिखते हैं तो आखिरी शब्द के आखिरी स्वर के रूप में हम इसे अह लिखते हैं, अह के रूप में लिखते हैं। तो हिंदी में इसका उच्चारण ह होता है और संस्कृत में इसका उच्चारण ह से अलग होता है। हिंदी में भले ही हम विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में करते हैं, परंतु संस्कृत से आए शब्दों को विसर्ग लगाकर ही हम लिखते हैं। भले ही जब हम हिंदी में शब्द बोलते हैं तब हम इसका उच्चारण ह के रूप में करते हैं, परंतु जो शब्द हमने संस्कृत से लिए हैं, संस्कृत भाषा से जो हम शब्द लिखते हैं तो उनको विसर्ग लिखकर ही हम उसे लिखते हैं। जैसे कि प्रातः, अंतः, स्वतः, पूर्णतः। इन सबको बोलने के लिए, इसको लिखने के लिए लास्ट में ये जो दो डॉट है, जो विसर्ग की निशानी है, ये विसर्ग का चिन्ह बनाया गया है। अब है मात्रा चिन्ह। व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को ही मात्रा चिन्ह
कहते हैं। और प्रत्येक स्वर अ को छोड़कर अपनी एक मात्रा होती है। जब भी हम स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते हैं तो उनके लिए हमें एक एक अलग अलग मात्रा की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें हम मात्रा चिन्ह कहते हैं। और प्रत्येक स्वर, हर एक स्वर को लिखने के लिए अपनी एक मात्रा है। सिर्फ अ एक ऐसा स्वर है जिसकी अपनी कोई मात्रा नहीं है। अ जिसकी कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं है। क को अ के साथ मिलाकर आधा क अ तो बनता है क, कम, कल, कर। आ की मात्रा क और आ, क और आ की मात्रा से बनता है का, न, का, म, का, ल। छोटा ई क और छोटे ई की मात्रा तो बनता है की, ला, की, ना, रा, की, सा, न। बड़ा ई, क को बड़े ई की मात्रा की, ल, की, म, त, कीचड़। छोटा ऊ, क को छोटे ऊ की मात्रा कु, ल, छ, आ। बड़ा ऊ, क को बड़े ऊ की मात्रा ल, प, द। रू, क को रू की मात्रा क्रू, श, क, पा, ण। ए की मात्रा, क को ए की मात्रा के, ला, के, स, र। आई की मात्रा, क को आई की मात्रा कै, द, ला, श, सा। ओ, क को ओ की मात्रा को, ला, स, ट। औ की मात्रा, क को ओ की मात्रा कौवा, न, श, ल। अपवाद, र वर्ण में उ तथा उ की मात्रा के बीच में लगती है। जो सभी व्यंजन हैं उनमें र एक अपवाद रूप है। जब भी हम र को छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लिखते हैं तो वो नीचे की जगह पे उन्हें बीच में लिखी जाती है। र को छोटे ऊ की मात्रा रू, क, ना, गु, रू। र को बड़े ऊ की मात्रा रू, प, ठ, ना।